हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 13 ऑफ 30 डेज सीरीज़ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी होती है एक मैनेजर के लिए, क्यों यूज़फुल है वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर। आज हम कंप्लीट करेंगे कॉस्ट शीट के टॉपिक को। व्हाट इज़ अ कॉस्ट शीट? A cost sheet is a statement that show the various component of total cost for a product and show various data for comparison. You can decide the ideal selling price of product based on the cost sheet. कॉस्ट शीट का मतलब क्या होगा? देखो, सिंपल सी चीज़ है। हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? बैलेंस होता है कि जो पूरा साल का जितना भी हिसाब होता है उसका हम पूरा एक बैलेंस बनाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। कॉस्ट शीट के अंदर क्या होगा? सारी टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट के बारे में, पहले के सारे जो भी पूरा सारी कॉस्ट के बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और वो हमें हेल्प करती है कंपेयर करने के लिए कि भाई ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी कॉस्ट रिलेटेड, उसको हम फिर कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट कि भाई पिछले साल का कितना था, हिस्टोरिकल कितना थी, क्या थी, पिछले सीट कैसी थी, ये जो है इस साल के कैसी रही है। A cost sheet can be prepared either by using historical cost or by referring to estimated cost. A historical cost sheet is prepared based on the actual cost incurred for a product, and estimated cost sheet on the other hand is prepared based on the estimated cost just before the production begins. देखो, कॉस्ट शीट डॉक्यूमेंट जो होता है वो दो तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस्ड के ऊपर कि भाई जो आपने एक्चुअल कॉस्ट बनाई है एक प्रोडक्ट की, एक्चुअल कॉस्ट जितनी उसके ऊपर लगी है, एक तो आप वो प्रिपेयर करेंगे भाई एक्चुअली हमारा इतना इतना लगा था। एक जो पूरी प्रोडक्शन डन होने के बाद एस्टिमेशन जब आप लगाते हैं ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट जस्ट बिफोर द प्रोडक्शन बिगेन, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जब आप एस्टिमेशन लगा के चलते हैं, एक वो एस्टिमेशन होता है। एक तो एक्चुअल कॉस्ट, एक एस्टिमेशन हमारा मतलब एक हम कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमारा हम पहले क्या लगाते हैं एस्टिमेशन की, हम ये सोचते हैं भाई 10 लाख रुपए लगेंगे, वो हमारा एस्टिमेशन था। ठीक है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया कि भाई खाने में इतना लगेगा, डेकोरेशन में इतना लगेगा, कपड़ों में इतना लगेगा और देने में इतना लगेगा, ये सब चीज़ें वो हमने प्रिपेयर कर ली। उसके बाद ये तो हमारा एस्टिमेशन हो गया, ये हमने कॉस्ट एक शीट बना ली। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल कितना लगा वो भी तो बनाएंगे ना कि प्रोडक्ट बनने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की आई है वो क्या। अब हमारा जो एस्टिमेशन होता है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि खाने में 1.5 लाख रुपए लगेंगे, बंदे ज़्यादा हो गए, कोई भी दिक्कत हो गई तो उसमें 2 लग गए, है ना, 2 लग गए तो एस्टिमेशन हमारा फेल। वहीं पे फेल का मतलब क्या होगा कि अब हमें जो एक्चुअल है वो अलग मिलेगी, हिस्टोरिकल जो एक्चुअल कॉस्ट हमारी अलग मिलेगी, जो हमने डिसाइड की वो अलग है ना, वो चीज़ें चेंज होगी। तो वो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है हमारी कॉस्ट शीट। जब हम एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं, एक फिगर एक बना लेते हैं कि ये फिगर हमारा रहेगा, इतना इतना पैसा हमारा लगेगा, और वो फिगर चेंज हो जाता है तो वो किस तरीके से पता चलेगा? उस कॉस्ट की हेल्प से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने माना 10 लाख था, लगे हमारे 12 लाख रुपए, ऐसा होता ही है ऑलमोस्ट हर फंक्शन में, बचते बहुत कम है पैसे। तो 10 और 12 के बीच में जो फिगर है वो हम किस तरीके से बता पा रहे हैं, वो उस कॉस्ट शीट की हेल्प से बता पा रहे हैं, उसकी हेल्प से हम उसको कंपेयर कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। इंपॉर्टेंस क्या होती है कॉस्ट शीट की? कॉस्ट शीट हेल्प विद द नंबर ऑफ एसेंशियल बिजनेस प्रोसेस डिटरमाइनिंग कॉस्ट। कॉस्ट शीट कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट शीट इज टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। इट गिव्स यू बोथ द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें एक्यूरेट एक कॉस्ट बताती है कॉस्ट शीट कि भाई पूरी कॉस्ट को डिटरमाइन करती है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी है और पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हमें कितनी कॉस्ट लगी है। कॉस्ट शीट उस चीज़ को डिफाइन करती है। अगर आपको ये पता चल गया कि भाई इतना आपको पैसा लगा है इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए और इतनी टोटल कॉस्ट आई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग कॉस्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट बता सकते हैं कि भाई इतना इतना तो हमने लगाया है। अब आप कहीं पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको बताते हैं ना कि इतना तो मैम हमारे ही नहीं पड़ता, इतना तो हमें ही नहीं मिला है ना। तो उस कॉस्ट
जो होती है ना, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करने के लिए मिलता है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, इन ऑर्डर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट यू नीड टू क्रिएट अ कॉस्ट शीट एंड सो कैन सी द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको प्रोडक्शन कॉस्ट की सारी डिटेल मिल जाएंगी जब आप एक कॉस्ट शीट को बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करना है। कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं। इट हेल्प द मैनेजमेंट कंपेयर द करंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद द प्रीवियस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। कंपेरिजन द कॉस्ट हेल्प मैनेजमेंट टेक करेक्टिव मेजर्स टू कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड। देखो, आप कंपेयर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट कि करंट कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की क्या पड़ रही है और आपने बनाया कितने में था। उसको कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको बढ़ाने की ज़रूरत है या सही चल रही है, ठीक चल रही है। वो चीज़ को कंपेयर करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट कंट्रोल, द कॉस्ट शीट इज एन important document for manufacturing unit as it help in controlling production cost. Using an estimated cost sheets adds and monitoring labor, material and overhead cost at each step of production. कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है कॉस्ट शीट। हमें बताती है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इतना इतना पैसा लगा है, तो कहाँ ज़्यादा लग रहा है, लेबर ज़्यादा ले रही है, मटेरियल में ज़्यादा लग रहा है, तो हर एक स्टेप बताती है प्रोडक्शन का कि यहाँ यहाँ इस तरीके से पैसा लगता है और कहाँ आप देख सकते हैं कहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। In making some of the most important decisions management makes are based on the cost sheet. Whenever a business needs to produce or buy a component or quote price or its goods and on the tender manager refers to the cost sheet. देखो, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कॉस्ट शीट कि भाई बिजनेस के अंदर जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना कितना कॉस्ट लग रहा है, कितनी कितनी चीज़ें बिना मतलब यूज़लेस हो रही हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है और वो आप कर रहे हैं, तो वो डिसीजन लेने में कहाँ पे कितना प्राइस आपको रखना है, क्या टेंडर, कितने प्राइस के ऊपर आप टेंडर देंगे, वो सब चीज़ें कॉस्ट शीट एक मैनेजर को डिफाइन करती है, बताती है कि आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, ये चीज़ हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये नहीं रहेगी अगर आप इतने कॉस्ट के ऊपर किसी को टेंडर देते हैं तो। टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट के टाइप हमें अब पूछे हैं, तो ब्रॉडली बहुत से टाइप हैं, लेकिन हमें 4 ही क्लासीफाई किए गए हैं: फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। These are the costs that do not change based on the number of items produced. For example, the depreciating value of building or the price of the piece of equipment. फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कितने प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, कितने आइटम्स बने हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई है, नथिंग एल्स, वो सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, इसको वो चेंज नहीं होती है। इसका एग्जांपल हमें दिया गया है, भाई बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है, हो रही है, जितनी घट रही है उतनी घटेगी। इक्विपमेंट्स की वैल्यू जो है वो घट रही है, घटेगी, वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कोस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल होती है वो। These costs are tied to the company's level of production. For example, a bakery spends $10 on labor and $5 on raw material to produce each cake. The variable cost change based on the number of cakes the company bakes. देखो, वेरिएबल कोस्ट जो है वो कितनी, इन्होंने एग्जांपल दिया है, बेकरी जो है एक जो केक बनाती है उसको बेकरी बोलते हैं, वो $10 स्पेंड कर रही है लेबर के ऊपर और $5 स्पेंड कर रही है रॉ मटेरियल के ऊपर एक केक बनाने के लिए, तो वो चीज़ चेंज होती रहेगी जितने केक कंपनी बनाएगी, तो लेबर्स भी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, डॉलर्स वो जो वैल्यू है, और रॉ मटेरियल भी चेंज होगा जितने आप बनाएंगे। देखो, एक केक बनाने के लिए फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल $5 लग रहे हैं, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, तो डॉलर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो वेरिएबल चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Operating cost, these are those expenses incurred by the organization to maintain the produce on a day-to-day basis. Traveling cost, telephone expenses, office supplies are some of things that some come under the operating cost. Operating cost वो होती है जो डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे आती है ना, कि ऑपरेशंस करने में, जैसे भाई हमें इधर से उधर जाना पड़ा, कोई भी सामान लेके आना पड़ा, डे टू डे काम में जो हमारी कॉस्ट आती है
जो हम रेगुलर बेसिस पे कोई काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं, उनमें जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, और सप्लाई हो गई, ऑफिस की सप्लाईज वगैरह होगी, वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट, दिस कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक्स 5 days टू प्रोड्यूस अ काउच, देन द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट इंक्लूड्स द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर चार्जेस फॉर 5 days। देखो सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली जो एसोसिएटेड होती है प्रोडक्शन से, मतलब अगर कोई किसी चीज़ को बनाने के लिए 5 दिन लग रहे हैं, तो उसको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो अपनी कॉस्ट को बताएगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मतलब एक काउच बनाने के लिए 5 दिन लगे, तो उसकी जो लेबर कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल जो वहाँ पे लगा है, वो सारी कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट होती है जो कही जाएगी, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो सब चीज़ों को डिफाइन कर देती है। बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सॉरी। Component of total cost are consist mainly a prime cost, factor cost, office cost, and the cost of sale. Let us take a detailed look of the each of these elements. देखो मैं कोस्ट सीट का पूरा ही आपको टॉपिक करवा रही हूँ। आप सोच रहे हो ना हर चीज़ को डिफाइन करिए, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कोस्ट सीट के बारे में, कोस्ट के बारे में, उनके एलिमेंट्स के बारे में। दैट्स वाई हमारा टॉपिक भी बहुत बड़ा है आज का, और वीडियो भी बहुत बड़ी होने वाली है। पहला है हमारा प्राइम कोस्ट। This compares direct material, direct wages, and direct expenses. It is also an called base cost, first cost, and float cost भी जिसको हम बोलते हैं। It can be defined as an aggregate of the price of the material consumed and wages involved in the production and the direct expenses. प्राइम कोस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट कोस्ट भी जो हमने पढ़ी है वो भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, जो सीधा डायरेक्टली चीज़ों को बताता है कि इतना लगा है, डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट वेजेस इतने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं। इसको हम बेस्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ये डिफाइन करेगा जितना भी मटेरियल लगा है, जितना वेजेस लगा है, हर एक चीज़ को। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूजफुली रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, जो कॉस्ट जितनी रॉ मटेरियल क्या है, वो जितना हमने कंज्यूम किया है उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एक्चुअल कंज्यूम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड एट द ओपनिंग स्टॉक्स एंड द अमाउंट ऑफ द मटेरियल परचेज एंड डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक। हियर आर द फॉर्मूला फॉर मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम किया गया है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया जाता है उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। जो एक्चुअल कंजम्पशन आपकी होती है वो डायरेक्टली डिफाइन की जाती है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक कितना लगा है। इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स टू मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे, जो मटेरियल हमने परचेज किया है उसके अंदर से प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल के अंदर से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज मेड अप ऑफ द प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्टर ओवरहेड which includes the indirect wages, indirect material and indirect expenses. Factory cost is the also known as work cost and production cost and manufacturing cost. फैक्ट्री कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं भाई, जितना हमने प्रोडक्शन में लगा है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं भाई, इतना हमने मैन्युफैक्चरिंग करने में लगाया है। फिर वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि भाई इतना हमने काम करते हुए लगाया है पैसा। फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट का हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी है जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्लस जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जितने भी वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑफिस कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एडमिनिस्ट्रेटेड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड। ऑफिस कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर जो कॉस्ट लगाई जाती है, ऑफिस कॉस्ट जो है वो इक्वल होगी फैक्ट्री कॉस्ट, उसके अंदर हम प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, तो हमारी ऑफिस कॉस्ट जो है वो निकल आएगी।
Total cost or cost of sale. This is the sum of the total cost of production and the total of selling of distribution overhead. Total cost हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? Cost of goods sold, जितने हमने cost मतलब जितने हमने चीज़ें बेची हैं, सामान बेचा है, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितने में वो सेलिंग, कितने में वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है. इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सम यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट are scheduled to be finished at the end of the period. Such incomplete unit are called work in progress. In such situation, which will calculating the factory cost of the product unit, it is necessary to make the adjustment of the opening and closing stock arise at a net factory cost of product. Generally, the cost of these unfinished unit include direct material, direct expenses and overhead factory overheads. देखो इसके अंदर बोला गया है, सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा काम चल रहा है और फिनिश नहीं हुआ है, शेड्यूल में भी चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क हमारा काम अभी चल रहा है. किसी सिचुएशन के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करना फैक्ट्री कॉस्ट को, प्रोडक्ट यूनिट्स को, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेंगी. वो एडजस्टमेंट कौन सी हैं? बिसाइड्स द एडजस्टमेंट फॉर इन्वेंट्रीज यू नीड टू मेक द फॉलोइंग मैनर. आप किस तरीके से करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज प्लस परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट. ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है डायरेक्ट मटेरियल का, उसके अंदर प्लस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल परचेज जो हमने किया है, माइनस कर देंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था डायरेक्ट का. वर्क कॉस्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू ग्रोस वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे हमने बात की थी कि हमें ओपनिंग निकालना पड़ेगा, उसके अंदर से हम क्लोजिंग को माइनस करेंगे ओपनिंग के अंदर से, और उसके अंदर प्लस करेंगे ग्रोस वर्क कॉस्ट, तो हमारी वर्क कॉस्ट निकल आएगी. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें निकालें तो हम किस तरीके से निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी हमारी है उसके अंदर प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो ओपनिंग स्टॉक था हमारे फिनिश्ड गुड का, और उसके अंदर से जब हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा फिनिश्ड गुड का था, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो निकल आएगी. इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट वो कंप्लीट हो गया है. फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज़ रह गई है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट्स आ जाएं. और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. ध्यान रखो भाई, सर्दी आ गई है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.